नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। एमए फाइनल के अष्टम प्रश्न पत्र में धनंजय कृत 10 रूपक की गणना होती है, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम पंच संधियों के विषय में पढ़ेंगे। संधि शब्द का अर्थ है संधान, मिश्रण, ठीक ढंग से मिलाना। यहाँ पर किसी रूपक की कथा वस्तु की सुव्यवस्थित योजना का नाम ही संधि है, अर्थात कथा वस्तु को विभक्त करके ठीक रूप से संगठित करना ही संधि है। संधि का लक्षण बताते हुए आचार्य धनंजय कहते हैं, अर्थ प्रकृतयः पंच पंचावस्था समन्वितः यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्यः पंच संधयः, अर्थात 5 अवस्थाओं से समन्वित होकर 5 अर्थ प्रकृतियां ही क्रम से मुख इत्यादि 5 संधियां बन जाती है। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, इन 5 अर्थ प्रकृतियों की हम चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। इसी प्रकार आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम नामक 5 कार्यावस्थाओं के विषय में भी हम बात कर चुके हैं। तो इन 5 अर्थ प्रकृतियों और 5 कार्यावस्थाओं का जब योग होता है तो मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसंहरति, ये 5 संधियां बन जाती है। संधि के सामान्य लक्षण को बताते हैं, अंतरेकार्थ संबंधः संधिर एकान्वये सति, एक प्रयोजन से अन्वित होने पर किसी एक अवान्तर प्रयोजन के साथ संबंध होना ही संधि कहलाता है। किसी एक मुख्य प्रयोजन से संबंध रखने वाले कथा भागों का दूसरे एक अवान्तर प्रयोजन के साथ संबंध होना ही संधि है। आचार्य धनंजय के अनुसार किसी रूपक में कई कथांश होते हैं, उनके अपने प्रयोजन भी भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु वे इतिवृत्त के प्रधान प्रयोजन से समन्वित होते हैं और किसी अवान्तर प्रयोजन के साथ भी उन सब का संबंध हुआ करता है। यही संबंध संधि कहलाता है, अर्थात मुख्य प्रयोजन से अन्वित कथांशों का किसी एक अवान्तर प्रयोजन से संबंध होना ही संधि है। ये संधियाँ कौन कौन सी है? मुख प्रतिमुखे गर्भः सावमर्शो उपसंहरति, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, सावमर्श और उपसंहरति। अब ये 5 संधियाँ 5 अर्थ प्रकृतियों और 5 कार्यावस्थाओं के योग से बनी है। तो कौन कौन सी अर्थ प्रकृति और कौन सी कार्यावस्था से किस संधि का निर्माण होता है, उसकी ओर भी देख लेते हैं। बीज नामक अर्थ प्रकृति का प्रारंभ नामक कार्यावस्था के साथ जब योग होता है तो मुख संधि बनती है। इसी प्रकार बिंदु नामक अर्थ प्रकृति का प्रयत्न नामक कार्यावस्था के साथ योग होने पर प्रतिमुख संधि, पताका नामक कार्यावस्था का पताका नामक अर्थ प्रकृति का प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्था के साथ संयोग होने से गर्भ संधि, प्रक्रिया नामक अर्थ प्रकृति का नियताप्ति नामक कार्यावस्था के साथ योग होने पर अवमर्श संधि और कार्य नामक अर्थ प्रकृति का फलागम नामक कार्यावस्था के साथ संयोग होने से उपसंहरति संधि का निर्माण होता है। संधि, मुख संधि के विषय में हम देखते हैं कि मुखम बीज समुत्पत्तिर नाना अर्थ रस संभवा अंगानी द्वादशै तस्य बीजारंभ समन्वयात्, जहाँ अनेक प्रकार के प्रयोजन और रस को निष्पन्न करने वाली बीजोत्पत्ति होती है, वह मुख संधि है। बीज और आरंभ के समन्वय से इसके 12 अंग हो जाते हैं। जहाँ बीजों की उत्पत्ति होती है और जो अनेक प्रकार के प्रयोजन तथा रस के निष्पत्ति का निमित्त भी होती है, वह मुख संधि है। इस प्रकार जिनका त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, फल नहीं है, ऐसे प्रहसन इत्यादि रूपकों में भी रसोत्पत्ति का हेतु ही बीज होता है। नाना अर्थ रस संभवात्, यहाँ अर्थ शब्द का अभिप्राय यदि त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम लिया जाए तो दोष यह आता है कि प्रहसन आदि जो रूपक है वे तो केवल रस निष्पत्ति के हेतु है, उनसे धर्म, अर्थ, काम इत्यादि की सिद्धि नहीं मानी जाती। फिर उनमें मुख संधि का लक्षण कैसे घटित हो सकेगा? इस दोष को दूर करने के लिए यहाँ अर्थ शब्द का तात्पर्य प्रयोजन माना गया है, त्रिवर्ग नहीं। भाव यह है कि जहाँ बीज की उत्पत्ति अनेक प्रकार के प्रयोजन तथा रस निष्पत्ति का हेतु होती है, वह मुख संधि है। अथवा रस निष्पत्ति के भी अनेक प्रयोजन हो सकते हैं, जैसे आनंदानुभूति तथा सुखपूर्वक त्रिवर्ग की व्युत्पत्ति इत्यादि। प्रहसन आदि में भी आनंदानुभूति होती है, यद्यपि वहाँ त्रिवर्ग की व्युत्पत्ति नहीं होती, तथापि अनेक प्रकार के प्रयोजन वाले रस की निष्पत्ति बन ही जाती है, अतः कोई दोष नहीं है। इस मुख संधि के
12 अंग है। उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, भेद और करण, ये 12 अंग मुख संधि के माने गए हैं। तो ये जो 12 अंग है वो बीज नामक अर्थ प्रकृति और आरंभ नामक कार्यावस्था के सूचक होते हैं। इनका रूपक में साक्षात रूप से या परंपरा से विधान किया जाता है। इनमें उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, उद्भेद और समाधान का होना प्रत्येक रूपक में आवश्यक है। रूपक के जितने कथांश में फल प्राप्ति के मुख्य उपाय बीज की सम्यक उत्पत्ति हो जाती है तथा प्रारंभ नाम की कार्यावस्था पूर्ण हो जाती है, वह मुख संधि है, क्योंकि यह बीज और प्रारंभ का ही समन्वय है यह संधि। इसलिए जहाँ बीज की सम्यक उत्पत्ति हो जाती है और प्रारंभ नाम की कार्यावस्था भी पूर्ण हो जाती है, वह मुख संधि है। यह प्रसंग के अनुसार रस निष्पत्ति का भी हेतु हुआ करती है। जैसे रत्नावली नाटिका का प्रथम अंक है, यहाँ दैव यानी भाग्य की अनुकूलता से युक्त योगंधरायण का उद्योग यानी प्रयास ही बीज है। प्रथमतः उस उद्योग का विषय है सागरिका द्वारा राजा का दर्शन किया जाना। इसी अंश में इतिवृत्त की आरंभ अवस्था समाप्त हो जाती है। तो यहाँ बीज और प्रयत्न, बीज और आरंभ, इन दोनों का समन्वय है, इसलिए यहाँ मुख संधि है। साथ ही यह अंक नाना रसों की निष्पत्ति का भी हेतु होता है। जैसे योगंधरायण के उत्साह वर्णन में वीर रस, उदयन के वसंत रूप विभाव के वर्णन में श्रृंगार, पूर्वासियों के प्रमोद के अवलोकन में अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। प्रतिमुख संधि की ओर यदि हम देखें तो लक्ष्यालक्ष्यतयोद्भेद तस्य प्रतिमुखम भवेत् बिंदु प्रयत्नानुरामाद अंगानि अस्य त्रयोदश। जहाँ उस बीज का कुछ लक्ष्य रूप में और कुछ अलक्ष्य रूप में उद्भेद होता है, वह प्रतिमुख संधि कहलाती है। बिंदु नामक अर्थ प्रकृति और प्रयत्न नामक कार्यावस्था के योग से इसके 13 अंग हो जाते हैं। उस मुख संधि में निर्दिष्ट बीज का कुछ लक्ष्य रूप में और कुछ अलक्ष्य रूप में उद्भेद अर्थात प्रकटन होना ही प्रतिमुख संधि है। जैसे रत्नावली नाटिका के द्वितीय अंक में जो वत्सराज और सागरिका के मिलन का हेतु अनुराग रूपी बीज है, उसका प्रथम अंक में उपक्षेप किया गया है। द्वितीय अंक में सुसंगता और विदूषक के द्वारा यह जान लिया गया है, अतः कुछ कुछ लक्ष्य है, और वासव दत्ता के द्वारा चित्रफलक की घटना द्वारा वह कुछ कुछ समझा भर गया है, अतः अलक्ष्य है। इस प्रकार यहाँ अनुराग रूपी जो बीज है कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य रूप में प्रकट होता है, अतः प्रतिमुख संधि है। इसी प्रकार वैणी सहार के यदि द्वितीय अंक में भी देखें तो वहाँ भी प्रतिमुख संधि है। यहाँ क्रोध रूपी बीज का भीष्म आदि के वध द्वारा कुछ कुछ लक्ष्य तथा कर्ण आदि का वध न होने से कुछ अलक्ष्य रूप में प्रकट होना ही प्रतिमुख संधि है। जैसे राजा दुर्योधन कंचुकी से कहते हैं कि शीघ्र ही पांडु का पुत्र अपने बल से समर में भृत्य वर्ग, बंधुगण, मित्र, पुत्र तथा अनुजों सहित दुर्योधन को मार देगा इत्यादि कथन के द्वारा तथा दुर्योधन के भानुमति के प्रति जो उक्ति है कि दुशासन के हृदय से रुधिर रूपी जल को पीने और गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ देने के विषय में तेजस्वी पांडवों की जैसी प्रतिज्ञा थी, वैसी समर भूमि में जयद्रथ वध के विषय में भी समझनी चाहिए इत्यादि कथन के द्वारा भी जो बीज का प्रकटन होता है वह प्रतिमुख संधि है, जो प्रथम अंक में रखा गया है तथा अग्रिम अंक में बिंदु रूप में आया है। उस बिंदु तथा प्रयत्न नामक कार्यावस्था के आधार पर इस प्रतिमुख संधि के 13 अंग होते हैं। वो 13 अंग है विलास, परिसर्प, विधूत, शर्म, नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, वज्र, पुष्प, उपन्यास तथा वर्णसंहार। ये प्रतिमुख संधि के जो 13 अंग है, उन 13 अंगों में मुख संधि में उपक्षिप्त बिंदु नामक अवान्तर बीज और महाबीज अर्थ प्रकृति और प्रयत्न नामक कार्यावस्था से अन्वित इन अंगों का निर्वाह करना चाहिए। इनमें परिसर्प, प्रशम, वज्र, उपन्यास और पुष्प ये अंग प्रधान हैं।
अर्थात रूपकों में इनको स्थान देना आवश्यक है, अन्यों का यथासंभव प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रधान वृत्त का द्वितीय भाग प्रतिमुख संधि है। इसमें मुख्य संधि में न्यस्त बीज की किंचित लक्ष्य और यत किंचित अलक्ष्य रूप से अभिव्यक्ति हुआ करती है। साथ ही नायक व्यापार की प्रयत्नावस्था का वर्णन होता है। फलतः अवान्तर बीज अर्थात बिंदु या महाबीज की अभिव्यक्ति के साथ प्रयत्न अवस्था की अन्विति का नाम प्रतिमुख संधि है। इसके 13 अंगों में किसी न किसी रूप में इस अन्विति के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए विलास नामक जो प्रथम अंक में जो रति के लिए चेष्टा होती है वह अनुराग इत्यादि अवान्तर बीज की अभिव्यक्ति से अन्वित होती है। इसी प्रकार अन्य अंगों में वर्णित प्रयत्न भी बिंदु या बीज की अभिव्यक्ति या उद्भेदन से अन्वित हुआ करते हैं। गर्भ संधि के विषय में देखते हैं। गर्भस्तु दृष्ट नष्टस्य बीजस्य नवेषणं मुहुः द्वादशांगः पताका स्यात् न वा स्यात् प्राप्ति संभवः। जहाँ दिखलाई देकर खोए गए बीज का बार बार अन्वेषण किया जाता है वह गर्भ संधि है। इसमें पताका नामक अर्थ प्रकृति कहीं होती है कहीं नहीं भी होती, किंतु प्राप्त्याशा नाम की कार्यावस्था होती ही है। इसके 12 अंग होते हैं। प्रतिमुख संधि में जो बीज कुछ लक्ष्य रूप में और कुछ अलक्ष्य रूप में प्रकट होता है उसका विशेष प्रकार से प्रकट होना, विघ्नों के साथ प्रकट होना, फिर नष्ट हो जाना, फिर प्राप्त होना तथा फिर नष्ट हो जाना और फिर उसका ही बार बार अन्वेषण किया जाना, यही गर्भ संधि कहलाती है। इसमें फल प्राप्ति की आशा का एकांततः निश्चय नहीं होता है। क्रमशः अर्थ प्रकृति और कार्यावस्था के अन्वय से संधि की उत्पत्ति होती है। सामान्य नियम के अनुसार उस गर्भ संधि में पताका अवश्य होनी चाहिए, किंतु पताका स्यात् न वा, पताका हो या न हो, इस कथन के द्वारा यहाँ यह दिखलाया गया है कि पताका का होना अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार स्यात् प्राप्ति संभवः, प्राप्त्याशा होनी ही चाहिए। इस कथन से यह दिखलाया गया है कि गर्भ संधि में प्राप्त्याशा अवश्य होती है। जैसे रत्नावली के 3 अंक में पहले तो विदूषक के उस वचन द्वारा सागरिका की प्राप्ति की आशा होती है जिसमें वासवदत्ता के रूप में विघ्न कहा गया है, और वासवदत्ता का वेश धारण करके सागरिका के अभिसरण को समागम का उपाय कहा गया है। फिर वासवदत्ता की उपस्थिति से आशा भंग हो जाता है। इसी प्रकार फिर प्राप्ति और फिर विघ्न होता है और तब उस विघ्न को दूर करने का उपाय खोजा जाता है। देवी वासवदत्ता को प्रसन्न करने के अतिरिक्त सागरिका से मिलन का कोई और उपाय नहीं है, इस कथन के द्वारा दिखलाया गया है। तो यहाँ जो बीज है उस बीज का जहाँ प्रतिमुख संधि में कुछ लक्ष्य और अलक्ष्य रूप में प्रकटन हमें दिख रहा था, उसका यहाँ पर विघ्नों के साथ प्रकट होता है वह बीज, फिर नष्ट हो जाता है, फिर प्राप्त होता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर उसी का पुनः पुनः अन्वेषण किया जाता है। इसलिए यहाँ यह गर्भ संधि कहलाती है। अब इस गर्भ संधि के 12 अंग होते हैं। अभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, संग्रह, अनुमान, तोटक, अधिबल, उद्वेग, संभ्रम और आक्षेप। इन 12 अंगों का प्राप्त्याशा के प्रदर्शक के रूप में दिखलाना चाहिए। इन अंगों में अभूताहरण, मार्ग, तोटक, अधिबल और आक्षेप ये मुख्य है, इनका रखना आवश्यक है। अन्य अंगों का यथासंभव प्रयोग किया जा सकता है। विमर्श संधि क्रोधेन अवमृशेन यत्र व्यसनाद् वा विलोभनात् गर्भ निर्भिन्न बीजार्थः सो अवमर्श इति स्मृतः। जहाँ क्रोध से, व्यसन से अथवा प्रलोभन से फल प्राप्ति के विषय में विमर्श किया जाता है तथा जिसमें गर्भ संधि के द्वारा निर्भिन्न बीजार्थ का संबंध दिखलाया जाता है, वह अवमर्श या विमर्श संधि कहलाती है। अवमर्श शब्द का अर्थ ही है उहापोह करना, पर्यालोचन। वह पर्यालोचन क्रोध से अथवा व्यसन
या आपत्ति या विलोभन आदि कारणों से होता है। यहाँ यह फल होना चाहिए, इस प्रकार अवश्यंभावी फल प्राप्ति का निश्चय कर लिया जाता है, और जिसमें गर्भ संधि से प्रकाशित यानी उद्भिन्न बीज रूपी अर्थ का संबंध दिखलाया जाता है, वह पर्यालोचन या विमर्शी अवमर्श संधि है। जैसे रत्नावली नाटिका के चतुर्थ अंक में अग्नि के उपद्रव पर्यंत वासव दत्ता की प्रसन्नता से विघ्न रहित रत्नावली की प्राप्ति का निश्चय रूप विमर्श दिखलाया गया है। और जैसे वेणुसंहार में दुर्योधन के रक्त से सने भीमसेन के आगमन पर्यंत विमर्श संधि है। जैसे युधिष्ठिर का विमर्श है कि भीष्म रूपी महासागर को पार कर लेने पर, द्रोण रूपी अग्नि के बुझ जाने पर, कर्ण रूपी विषैले सर्प का दमन कर दिए जाने पर और शल्य के परलोक चले जाने पर विजय थोड़ी ही शेष रह गई है, किंतु साहस प्रिय भीम ने आवेग के कारण अपनी प्रतिज्ञा द्वारा हम सब का जीवन संशय में डाल दिया है। यहाँ पर विजय थोड़ी ही शेष है, स्वल्पावशेषे जय इत्यादि कथन के द्वारा विजय के बाधक सभी भीष्म आदि महारथियों के मारे जाने पर एकांततः निश्चित विजय का पर्यालोचन किया जाने के कारण अवमर्शन दिखलाया गया है, अतः अवमर्श संधि है। गर्भ संधि में फल प्राप्ति की संभावना होती है, बीज का उद्भेद हो जाता है, किंतु फिर क्रोध, व्यसन, विलोभन या शाप आदि के कारण विघ्न उपस्थित हो जाने से नायक फल प्राप्ति के विषय में विमर्श यानी संदेह करने लगता है। तत्पश्चात विघ्न हट जाने से फल प्राप्ति का निश्चय यानी नियताप्ति हुआ करता है। इस प्रकार जहाँ नियताप्ति कार्यावस्था से समन्वित होकर बीज गर्भ संधि की अपेक्षा और अधिक प्रकट हो जाता है, वह प्रधान वृत्त का भाग अवमर्श संधि है। इसमें प्राप्त्यंश की प्रधानता और अप्राप्ति अंश की न्यूनता होती है, किंतु गर्भ संधि में अप्राप्ति अंश की ही प्रधानता होती है। उस अवमर्श संधि के 13 अंग है: अपवाद, संफेट, विद्रव, द्रव, शक्ति, द्युति, प्रसंग, छलन, व्यवसाय, विरोधन, प्ररोचना, विचलन और आदान। ये 13 अंग इसके होते हैं। इनमें अपवाद, शक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना और आदान ये मुख्य है। गर्भ संधि में उद्भिन्न हुआ बीज अवमर्श संधि में फलोन्मुख हो जाता है, फल की प्राप्ति का निश्चय हो जाता है, साथ ही फल के बाधक या विघ्नों के प्रति क्रोध आदि करके क्रोधपूर्ण उक्ति, संफेट आदि का प्रयोग किया जाता है। कभी तर्जन, उद्वेजन तथा कभी गुरुजनों तक के प्रति तिरस्कार का भाव का भी वर्णन होता है। इसी प्रकार फल प्राप्ति का निश्चय हो जाने से आत्मशक्ति वर्णन, आत्मश्लाघा आदि के प्रसंग भी आ जाते हैं। इसी आधार पर अवमर्श संधि के 13 अंग हो जाते हैं, किंतु ये सब अंग सभी रूपकों में नहीं होते हैं। जहाँ इतिवृत्त और रस आदि के अनुसार जो जो अंग संभव होते हैं वहाँ वे हुआ करते हैं। अवमर्श संधि के जो उपर्युक्त जो अंगों के स्वरूप और नाम आदि के जो है नाट्याचारों में मतभेद है, स्वरूप भेद का जो है यथावसर निरूपण किया जाएगा। और 5वीं संधि है निर्वहण संधि। बीजवंतो मुखाद्यार्था विप्रकीर्णा यथा यथम एकार्थम उपनीयन्ते यत्र निर्वहण भितत्। जहाँ बीज से संबंध रखने वाले मुख संधि आदि में अपने अपने स्थान पर बिखरे हुए प्रारंभ आदि अर्थों का एक मुख्य प्रयोजन के साथ संबंध दिखलाया जाता है, वह निर्वहण संधि कहलाती है। जैसे वेणुसंहार नाटक में कंचुकी निकट जाकर हर्षपूर्वक कहता है, महाराज आपकी विजय हो। यह तो कुमार भीमसेन हैं जिनका समस्त शरीर दुर्योधन के रक्त से लाल हो गया है और इसी हेतु इन्हें पहचानना कठिन है इत्यादि के द्वारा मुख संधि आदि में अपने अपने स्थान पर रखे गए द्रौपदी के केश बंधन, शत्रु निपात, राज्य लाभ आदि के बीज भीमसेन के क्रोध इत्यादि है।
उनका एक प्रयोजन द्रौपदी केशबंधन के साथ संबंध दिखलाया गया है। और जैसे रत्नावली नाटिका में सागरिका, रत्नावली, वसुभूति और बाभ्रव्य आदि के कार्यों का जो मुख संधि आदि में बिखरे पड़े हैं, वत्सराज के ही एक कार्य यानी रत्नावली समागम के लिए समाहार होता है, जो इस कथन के द्वारा दिखलाया गया है। वसुभूति का कथन है, सागरिका को देखकर अलग से बाभ्रव्य, यह तो बिल्कुल राजपुत्री रत्नावली के जैसी ही है। तो इतिवृत्त का अंतिम भाग निर्वहन संधि है। इसमें पंचम कार्यावस्था यानी फलागम का कार्य नामक व्यापार यानी अर्थ प्रकृति के साथ समन्वय होता है। इस प्रकार बीज की फल रूप में परिणति हो जाती है, अथवा कहिए कि बीज से संबंध रखने वाले जो प्रारंभ आदि व्यापार मुख आदि संधियों में दिखलाए जाते हैं, उनका मुख्य प्रयोजन के साथ संबंध दिखलाते हुए जहाँ उपसंहार किया जाता है, वही इतिवृत्त का भाग निर्वहन संधि कहलाता है। उस निर्वहन संधि के 14 अंग है। संधि, विभोद, ग्रथन, निर्णय, परिभाषण, प्रसाद, आनंद, समय, कृति, भाषा, उपगुहन, पूर्वभाव, उपसंहार और प्रशस्ति, ये 14 इसके अंग है। इस प्रकार 64 अंगों से युक्त पंच संधि का प्रतिपादन किया गया है। निर्वहन संधि में बीज का फल प्राप्ति के साथ संबंध दिखलाया जाता है। यह फल प्राप्ति नायक व्यापार यानी कार्य के द्वारा होती है। इसी हेतु से कार्य नामक अर्थ प्रकृति और फलागम नामक कार्यावस्था का समन्वय कहा जाता है। उपर्युक्त सभी अंगों का फलागम से संबंध होता है। उदाहरण के लिए फल प्राप्ति की दृष्टि में रखकर जो बीज का संधान किया जाता है, वही संधि नामक अंग होता है। इसी प्रकार अंत में निर्विघ्न रूप से फल प्राप्ति हो चुकने पर काव्य संहार तथा प्रशस्ति नामक अंग हुआ करते हैं। पांचों संधियों के कुल मिलाकर 64 अंग माने गए हैं, किंतु इनके विषय में निम्न बातें ध्यान रखने योग्य हैं। सभी संधियों के विषय में कि किसी एक संधि में बतलाया गया अंग दूसरी संधि में भी हो सकता है। जैसे मुक्ति नामक अंग मुख संधि में कहा गया है, किंतु वैणी सहार में गर्भ संधि में भी इसकी योजना की गई है। दूसरी, एक ही संधि में कोई एक संध्यंग 2 या 3 बार भी आ जाता है। जैसा कि ऊपर निर्देश किया गया है, प्रत्येक संधि के अंगों में से कुछ ही अनिवार्य माने जाते हैं, परंतु कभी कभी श्रेष्ठ कवियों के प्रबंधों में भी अनिवार्य माने जाने वाला अंग नहीं मिलता है। वस्तुतः भरत मुनि का कथन है कि कुशल कवियों को रस एवं भाव के आधार पर जो अंग जिस संधि में आवश्यक हो उसकी योजना करनी चाहिए। संध्यंगों का जो क्रम 10 रूपक या किसी अन्य नाट्य ग्रंथ में दिया गया है, वही क्रम रूपकों में नहीं हुआ करता। तो आज हमने ये पंच संधियों की विशेष चर्चा की है।